सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 8। निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। भाग 11। प्रकीर्णन। सेक्शन 132। कुछ स्त्रियों को स्वीय उपसंजाति से छूट। एक, जो स्त्रियां देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, उन्हें न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट होगी। 2, इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी मामले में जिसमें स्त्री की गिरफ्तारी इस संहिता द्वारा निषिद्ध नहीं है, सिविल आदेशिका के निष्पादन में किसी स्त्री को गिरफ्तारी से छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी। सेक्शन 133। अन्य व्यक्तियों को छूट। एक, निम्नलिखित व्यक्ति न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट पाने के हकदार होंगे, अर्थात आ, भारत का राष्ट्रपति, ई, भारत का उपराष्ट्रपति, ई, लोकसभा का अध्यक्ष, इव, संघ के मंत्री, वी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वी, राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, वी, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष, वी, राज्य विधान परिषदों के सभापति, एक्स, राज्यों के मंत्री, एक्स, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा शी, वे व्यक्ति जिन्हें धारा 87 का लागू होती है। 3, जहां कोई व्यक्ति ऐसी छूट के विशेषाधिकार का दावा करता है और उसके परिणामस्वरूप उसकी परीक्षा कमीशन द्वारा करना आवश्यक है, वहां यदि उसके साध्य की अपेक्षा करने वाले पक्षकार ने कमीशन का खर्चा नहीं दिया है तो वह व्यक्ति उसका खर्चा देगा। सेक्शन 134। डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा गिरफ्तारी। धारा 55, धारा 57 और धारा 59 के उपबंध इस संहिता के अधीन गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को, जहां तक हो सके, लागू होंगे। सेक्शन 135। सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट। एक, कोई भी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य न्यायिक अधिकारी उस समय सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जब वह अपने न्यायालय को जा रहा हो, उसमें पीठासीन हो या वहां से लौट रहा हो। 2, जहां कोई मामला किसी ऐसे अधिकरण के समक्ष लंबित है जिसकी उसमें अधिकारिता है या जिसके बारे में वह सद्भावपूर्वक ये विश्वास करता है कि उसमें उसकी ऐसी अधिकारिता है, वहां उस मामले के पक्षकार, उनके प्लीडर, मुख्तार, राजस्व अभिकर्ता और मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और उनके वे साक्षी जो समन के आज्ञानुवर्तन में कार्य कर रहे हैं, ऐसी आदेशिका से, जो ऐसे अधिकरण ने न्यायालय के अवमान के लिए निकाली है, भिन्न सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने से उस समय छूट प्राप्त रहेंगे जब वे ऐसे मामले के प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकरण को जा रहे हों या उसमें हाजिर हों और जब वे ऐसे अधिकरण से लौट रहे हों। 3, उपधारा 2 की कोई भी बात निर्णीत ऋणी को तुरंत निष्पादन के आदेश के अधीन या जहां ऐसा निर्णीत ऋणी इस बात का हेतुक दर्शित करने के लिए हाजिर हुआ है कि डिक्री के निष्पादन में उसे कारागार में क्यों न सुपुर्द किया जाए, वहां गिरफ्तारी से छूट का दावा करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी। सेक्शन 135 का विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार किए जाने और निरुद्ध किए जाने से छूट। एक, कोई व्यक्ति का, यदि वह एक, संसद के किसी सदन का या ई, किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का या ई, किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का सदस्य है तो यथास्थिति संसद के किसी सदन के अथवा विधानसभा या विधान परिषद के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान। ख, यदि वह आ, संसद के किसी सदन की या ई, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की या ई, किसी राज्य की विधान परिषद की किसी समिति का सदस्य है तो ऐसी समिति के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान। ग, यदि वह आ, संसद के किसी सदन का या ई, किसी ऐसे राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का जिसमें ऐसे दोनों सदन हैं, सदस्य है तो यथास्थिति संसद के सदनों या राज्य विधान मंडल के सदनों की संयुक्त बैठक, अधिवेशन, सम्मेलन या संयुक्त समिति के चालू रहने के दौरान और ऐसे अधिवेशन, बैठक या सम्मेलन के 40 दिन पूर्व और पश्चात सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तार या कारागार में निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। 2, उपधारा 1 के अधीन निरोध से छोड़ा गया व्यक्ति
उक्त उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुनः गिरफ्तारी और उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा जितनी अवधि के लिए वह निरुद्ध रहता यदि वह उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन छोड़ा नहीं गया होता। सेक्शन 136। जहां गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली संपत्ति जिले से बाहर है वहां प्रक्रिया 1 जहां यह आवेदन किया जाता है कि इस संहिता के किसी ऐसे उपबंध के अधीन जो डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित नहीं है कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए या कोई संपत्ति कुर्क की जाए और जिस न्यायालय से ऐसा आवेदन किया जाए उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से बाहर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या ऐसी संपत्ति स्थित है वह न्यायालय स्वविवेकानुसार गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकेगा या कुर्की का आदेश कर सकेगा और जिले के उस न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा व्यक्ति निवास करता है या ऐसी संपत्ति स्थित है वारंट या आदेश की एक प्रति गिरफ्तारी या कुर्की के खर्चों की अधिसंभाव्य रकम के सहित भेज सकेगा। 2 जिला न्यायालय ऐसी प्रति और रकम की प्राप्ति पर अपने अधिकारियों द्वारा या अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी या कुर्की करवाएगा और जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी या कुर्की का ऐसा वारंट निकाला था या आदेश किया था उसको इत्तिला भेजेगा। 3 इस धारा के अधीन गिरफ्तारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस न्यायालय को भेजेगा जिसने गिरफ्तारी का वारंट निकाला था किंतु यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पूर्व कथित न्यायालय को समाधान प्रदान करने वाला हेतु किस बात के लिए दर्शित कर दे कि उसे कथित न्यायालय को क्यों न भेजा जाए अथवा पश्चात कथित न्यायालय के समक्ष अपनी उपसंजाति के लिए या ऐसी किसी डिक्री की तुष्टि के लिए जो उस न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित की जाए पर्याप्त प्रतिभूति दे तो इन दोनों दशाओं में से हर एक में वह न्यायालय जिसने गिरफ्तारी की है उसे छोड़ देगा। 4 जहां इस धारा के अधीन गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति या कुर्क की जाने वाली जंगम संपत्ति बंगाल के फोर्ट विलियम या मद्रास के या मुंबई के उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है वहां गिरफ्तारी के वारंट की या कुर्की के आदेश की प्रति और गिरफ्तारी या कुर्की के खर्चों की अधिसंभाव्य रकम यथास्थिति कलकत्ता मद्रास या मुंबई के लघुवाद न्यायालय को भेजी जाएगी और वह न्यायालय उस प्रति और उस रकम के प्राप्त होने पर ऐसे अग्रसर होगा मानो वह जिला न्यायालय हो। सेक्शन 137 अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा 1 वह भाषा जो इस संहिता के प्रारंभ पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय की भाषा है उस अधीनस्थ न्यायालय की भाषा तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे। 2 राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि किसी भी ऐसे न्यायालय की भाषा क्या होगी और किस लिपि में ऐसे न्यायालयों को आवेदन और उनमें की कार्यवाहियां लिखी जाएंगी। 3 जहां ये संहिता साक्ष्य के अभिलेखन से भिन्न किसी बात का किसी ऐसे न्यायालय में लिखित रूप में किया जाना अपेक्षित या अनुज्ञात करती है वहां ऐसा लेखन अंग्रेजी में किया जा सकेगा किंतु यदि कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अंग्रेजी नहीं जानता है तो न्यायालय की भाषा में अनुवाद उसकी प्रार्थना पर उसे दिया जाएगा और न्यायालय ऐसे अनुवाद के खर्चों के संदाय के संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे। सेक्शन 138 साक्ष्य के अंग्रेजी में अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा करने की उच्च न्यायालय की शक्ति 1 उच्च न्यायालय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट या उसमें दिए हुए वर्णन वाले किसी न्यायाधीश के बारे में निर्देश दे सकेगा कि उन मामलों में जिनमें अपील अनुज्ञात है साक्ष्य अंग्रेजी भाषा में और वेद रीति से उसके द्वारा लिखा जाएगा। 2 जहां न्यायाधीश उपधारा 1 के अधीन निर्देश का अनुपालन करने से किसी पर्याप्त कारण से निवारित हो जाता है वहां वह उस कारण को अभिलिखित करेगा और खुले न्यायालय में बोलकर साध्य लिखवाएगा। सेक्शन 139 शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। इस संहिता के अधीन किसी भी शपथ पत्र की दशा में कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी अधिनियम 1952 का 53 के अधीन नियुक्त नोटरी अथवा ऐसा कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे उच्च न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करे अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से सशक्त किया है
नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा। सेक्शन 140 उदाहरण आदि के मामलों में असेसर। 1. नावधिकरण या उपनावधिकरण विषयक ऐसे मामले में जो उदाहरण अनुकर्षण या टक्कर का है, न्यायालय चाहे वह अपनी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो या अपीली अधिकारिता का, अपनी सहायता के लिए ऐसी रीति से जो वह निर्दिष्ट करे या जो विहित की जाए, 2 सक्षम असेसरों को, यदि वह ठीक समझे, समन कर सकेगा और ऐसे मामले में के पक्षकारों में से किसी के निवेदन पर समन करेगा और तदनुसार ऐसे असेसर हाजिर होंगे और सहायता करेंगे। 2. हर ऐसा असेसर अपनी हाजिरी के लिए ऐसी फीस पाएगा जो पक्षकारों में से ऐसे पक्षकार द्वारा संदत्त की जाएगी जो न्यायालय निर्दिष्ट करे या जो विहित की जाए।